अगर हम डिविडेंड इनकम की बात करें, बेसिकली डिविडेंड की अगर हमने बात करें, डिविडेंड इज एनी अमाउंट विच इज पेड और रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग दैट ही और शी मे बी हैविंग इन द कंपनी कंसर्न्ड। डिविडेंड तीन तरह के हो सकते हैं। डिविडेंड जो डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड जो यूटीआई के यूनिट्स वगैरह के कॉरस्पॉन्डिंग है, और डिविडेंड्स जो फॉरेन कंपनी डिक्लेयर कर रही है। Then bonus shares could be allotted to preference shareholders that will also be treated to be as a dividend. So अगर preference shareholders को bonus shares और issue कर दिए जाएं तो उनको भी dividend माना जाता है। अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है जिसका सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है इन कंपनी, सो उस कंपनी में से और उस जो कंपनी है उसका बिजनेस ये नहीं है कि पैसा ही गिरवी देना है, मनी लैंडिंग ही करनी है, उसका कोई और नॉर्मल बिजनेस है, बट उससे लोन लिया पर्सन ने, तो उसको भी एडवांस डिविडेंड कंसिडर किया जाता है। देन डिविडेंड्स विच आर नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड 115 BBDA, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी से आप डिविडेंड्स बेसिकली ले रहे हो तो वो एग्जम्प्ट है। इसीलिए हमने जब शुरुआती पॉइंट्स में बात करी तो हमने बात करी थी डिविडेंड्स का, जब मैंने बोला तो आई कैटेगोरिकली सेड इट डिविडेंड्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज बेसिकली, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी से बेसिकली डिविडेंड एक्सेप्ट टू कंपनीज विच आर चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन 115 BBDA, उनके जो डिविडेंड्स हैं वो एग्जम्प्ट है। फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है उसको, या डीम्ड डिविडेंड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है, उसको हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज चार्ज करते हैं। और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से अगर कोई डिविडेंड वगैरह इनकम वगैरह हो रही है तो वो एग्जम्प्ट है अंडर दिस सेक्शन 10, जिसके अंदर एग्जम्प्ट इनकम आती है अंडर सबसेक्शन 35। सेक्शन 115 BBDA जो अभी हमने ऊपर बात की डोमेस्टिक कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस केस में सर्टन डिविडेंड्स दे आर टैक्सेबल फ्रॉम इफ दे आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज एज वेल। सो अगर डिविडेंड जो रिसीव कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी से, अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है एक साल में, ठीक है, तो उसको जो है 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। कौन सा अमाउंट? 10 लाख से ज़्यादा का ही, और कोई डिडक्शन जो है इस केस में अलाउड नहीं की जाएगी। अबाउट विनिंग फ्रॉम कैजुअल इनकम्स और कैजुअल सोर्सेज लाइक लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेज और अदर रेसेज, गैम्बलिंग एज वेल एज betting. So what are the provisions as far as these segments of income under the head other sources are concerned? Basically, if we talk about, so all these casual types of earnings, they are basically incorporated under section 56 subsection 2 and clause 4. So section 56 subsection 2 clause 4 में इन सब casual sources की बात की गई है। And what does it say is basically that under this particular subsection we can split it into any winnings from lotteries or from crossword puzzles or from races which are include horse races as well. Then it could be card games, it could be any other games of related sort. And when we say it is any other game of related sort means it could be like entertainment programs on TVs, television that you have, or other electronic media in which people just compete to win prizes. For example, it could be KBC, it could be any other event of the same. Then gambling as well as betting of any form or nature whatsoever, it shall also be included under this segment specifically. So basically ये सारे components आ जाते हैं इन incomes के अंदर। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो इनका टैक्सेबिलिटी प्रोविजन क्या है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, ऑल सच इनकम्स आर टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट ऑफ 30% प्लस any education cess that is being levied. So right now it is at the rate of 4%. Education cess plus higher education combined is at the rate of 4%. So primarily it is 30% flat rate of taxation that is applicable for these types of incomes. So such casual incomes, they are taxed at such flat rate. Plus even in addition to cess, if there is a surcharge that is applicable depending upon the overall level of amount or the incomes of the person concerned, so in that case surcharge shall also be levied on such type of income if it is applicable anyhow. और TDS कितना है? TDS भी इस केस में है 30% TDS डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स। वो किस केसेस में? जब इनमें से कोई भी कैटेगरी हो
और उसमें जो आपने अमाउंट जीता है, जो आपका प्राइज अमाउंट है, जो आपकी इनकम है, अगर वो इनकम आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा है, so in all these cases if the income exceeds rupees 10,000, in that case TDS will be applicable. Amount to be deducted at source as a tax has to be applicable, और उसका क्या परसेंटेज होगा? 30% होगा अमाउंट का, इनकम का, जो कि हम TDS चार्ज करेंगे. सो अगर 10,000 से प्राइस एक्सीड कर रहा है, इनकम एक्सीड कर रही है, तो उस केस में इन सारी कैटेगरीज में TDS लगता है. बट एक कैटेगरी है जहां पर TDS की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. ये हमने सारी कैटेगरीज की बात कर ली कि लॉटरीज हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, रेसेस हो गया, कार्ड गेम्स हो गया, देन अदर सॉर्ट्स की गेम्स हो गई. सो इन सब केसेस में जो है TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल है. बट कहाँ पर TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है? गैम्बलिंग या बैटिंग के केस में अगर वहाँ से इनकम आ रही है तो TDS एप्लीकेबल नहीं है. दूसरी चीज़, विनिंग फ्रॉम एनी अदर रेसेस विच आर नॉट हॉर्स रेसेस स्पेसिफिकली, उन केसेस में भी TDS जो है वो नहीं लगता. देयर इज़ नो TDS दैट इज़ बीइंग एप्लीकेबल. अदरवाइज फॉर ऑल सॉर्ट्स, फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, फ्रॉम कार्ड गेम्स, फ्रॉम TV गेम शोज, हॉर्स रेसेस, इन सब कैटेगरीज के केस में TDS लगेगा इफ़ the prize amount or the income so received exceeds rupees 10,000. सो उस केस में करते क्या है? देखिए, TDS की जब हम बात करें ना, सो TDS के लिए मैकेनिज्म हम क्या फॉलो करेंगे, वो ये मैकेनिज्म फॉलो होगा. बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि TDS कैसे एप्लीकेबल होगा. ये नेट अमाउंट से मल्टीप्लाई किन केसेस में करना है और किन केसेस में अगर ग्रॉस अमाउंट मिल रहा है तो फिर तो नेटिंग नहीं करनी. अगर नेट अमाउंट है देन वी हैव टू चेंज इट टू अ ग्रॉस अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर जब अमाउंट मिल रहा है सो उस केस में उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है नेट या रिसीव्ड. सो अगर ये शब्द लिखे हुए हैं नेट और रिसीव्ड, ठीक है, या आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, कैटेगोरिकली मेंशन्ड है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, या कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है. सो अगर ये शब्द मेंशन्ड हैं जब आपको प्राइज मिल रहा है या सच इनकम इज बीइंग रिसीव्ड, देन वी प्रिज्यूम दैट इनकम हैज टू बी ग्रॉस्ड अप, मींस अ नेट अमाउंट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड. सो देखो, चाहे वो नेट अमाउंट आपको मिल रहा है चार्जेस निकाल के, टैक्सेशन कट करके, ठीक है, कुछ TDS काट लिया गया, बट वो जो अमाउंट काटा गया वो भी ओवरऑल आपकी इनकम में पहले ऐड होगा और ओवरऑल जो है वो प्रोविजंस आपकी इनकम में आप सारी की सारी इनकम को ऐड करोगे. सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब इन केसेस में ऐसे वर्ड्स मेंशन हो तो हम उस जो अमाउंट था, जो हमने जीता है प्राइज अमाउंट, उसको ग्रॉस लेवल पे फाइंड आउट करते हैं, उसकी ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू गिवन होती है इन केसेस में जब ये टर्म्स यूज होती हैं तो वो एक नेट वैल्यू होती है. और उसका प्रोसीजर क्या होता है, जो नेट अमाउंट होता है वो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS. TDS अभी हमने बात की 30% एप्लीकेबल है. सो 100 माइनस 30 दैट इज रेट ऑफ TDS. This is the mechanism of formula on how we would be arriving at the gross value of the price. अब अगर हम इन केसेस में बात करें विनिंग फ्रॉम अदर रेसेस या गैम्बलिंग या बैटिंग, तो यहाँ पर तो TDS एप्लीकेबल है ही नहीं. सो यहाँ पर ये जो प्रोविज़न है ग्रॉसिंग अप वाली, इसका कोई भी सवाल नहीं उठता, ये एप्लीकेबल नहीं होती. ये सिर्फ रिमेनिंग कैटेगरीज में एप्लीकेबल है. लॉटरी के केस में, क्रॉस वर्ल्ड पजल के केस में, कोई हॉर्स रेसेस के केस में, एंटरटेनमेंट TV शोज़ के केस में, सब केसेस में, उन केसेस में ये एप्लीकेबल है. गैम्बलिंग और बैटिंग और विनिंग फ्रॉम अदर जो सोर्सेज हैं वहाँ पर TDS की प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं है. सो वहाँ पर हम ये ग्रॉसिंग अप नहीं करते. अब कई केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो एक टेलीविज़न शो आता था शायद सलमान खान का या किसी और का काफ़ी देर पहले. सो वहाँ पर क्या होता था, रादर देन गिविंग यू कैश प्राइज एज दे गिव इन यू इन KBC. सो दरवाजे खुलो, 3 दरवाजे हैं. सो जिस दरवाज़ा खुला अगर उसके पीछे कोई आइटम पड़ी है, कोई AC है, कोई 2 व्हीलर है, तो वो आपको गिफ्ट मिल जाता था. सो एट टाइम्स सच विनिंग फ्रॉम लॉटरी और एनी सच कैजुअल इनकम कुड बी फुली
kind nature rather than in cash, or it could be a 50-50, partly in cash, partly in kind. So in such cases, the person who is responsible for paying such price, who is paying such a price to you, who is giving it to you, he has to ensure it that tax must have been paid in respect of such winnings. So finally अगर हम बात करें, अगर इनकम फ्रॉम द हेड अदर सोर्सेज में कोई नुकसान हो जाए तो उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और इनकम के थ्रू अंडर दिस हेड, इन इनकम्स के थ्रू नहीं कर सकते. जो विनिंग्स है कैजुअल इनकम्स, इनका अमाउंट से हम किसी और नुकसान अदर सोर्सेज का सेट ऑफ नहीं कर सकते. मतलब अगर कोई और कंपोनेंट में हमें नुकसान हो गया जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज है, या कोई और हेड ही है, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन है या कहीं और है, सो उनमें से अगर कहीं नुकसान हो गया, कैपिटल एसेट बेचा और गेन की बजाय नुकसान हो गया, सो उस केस में जो हमारा नुकसान है वो, या इस हेड के अंदर अगर कोई और नुकसान था तो उसको हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी की, लॉटरी का जो अमाउंट आया उससे एडजस्ट नहीं कर सकते. कोई एंटरटेनमेंट शो में प्राइस जीता, उससे एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो सकती. इनको एक्सक्लूसिवली अलग कंसिडर किया जाएगा, ये सेपरेटली ट्रीट होंगे. और जैसे कि मैंने बताया कि ना लॉसेस सेट ऑफ होंगे और कोई एक्सपेंडिचर जो है वो भी इनमें से डिडक्ट नहीं होगा कि कोई खर्चा किया जी इस इनकम को लेने के लिए लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लेने मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा बाय कार, तो मैंने टैक्सी करी, तो उसका जो किराया है जो आपने फेयर पे किया होगा उसको आप एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते कि अगर मेरी 1 लाख की लॉटरी लगी है और मैंने 5,000 चंडीगढ़ जाने के लिए खर्च कर दिया, या मेरी 10 लाख की लॉटरी लगी और मैंने जो है 10,000 रुपये दिल्ली जाने के लिए खर्च कर दिए. सो उस केस में वो जो 10,000 खर्च किए वो आप अपने विनिंग अमाउंट में से रिड्यूस नहीं कर सकते, कोई एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं किया जा सकता. सो दीज आर द बेसिकल प्रोविजंस रिलेटेड टू विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज एंड गैम्बलिंग एंड सो ऑन. अगर हम फॉरफिटर ऑफ एडवांस मनी की रिसीव्ड करें तो जैसे कि हमने बात करी थी कैपिटल गेंस के दौरान भी, अगर वो अमाउंट फॉरफिट हो चुका है और नेगोशिएशन से कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता तो उस केस में भी उसको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज शो करना पड़ेगा. देन कोई इंटरेस्ट अमाउंट मिला कंपनसेशन पे या कंपनसेशन बढ़ी उस केस में, सो उसको भी जिस साल वो मिली उस साल इनकम माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा. देन इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो आपका. देन अगर कोई शेयर प्रीमियम है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा का शेयर सब्सक्राइब किए गए वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू जो थी जब इशू किए गए उससे ज़्यादा जो अमाउंट हो जाए उसको बोलते हैं प्रीमियम पे इशू किए गए. सो शेयर प्रीमियम अगर इफ़ इट इज़ इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, हाउ इट इज़ टू बी कंसिडर्ड. इन सच केस रेसिपिएंट इज़ गोइंग टू बी अ कंपनी. So if it is a company in which public is not substantially interested, that is, it is not a public limited company and it receives consideration for issue of shares only, and that consideration must have been received from resident person, non resident से नहीं, अगर वो इंडियन रेजिडेंट पर्सन से ही वो कंसिडरेशन ली है शेयर्स के इशू के लिए. सो जो कंसिडरेशन उसने रिसीव की है अगर वो एक्सीड कर रही है फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, मीन्स शेयर्स आर बीइंग इशूड एट प्रीमियम. सो अगर ये पहली 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव की है उस शेयर्स के, जितना अमाउंट एक्सीड कर रहा है फेयर मार्केट वैल्यू से, वो सारे का सारा वो कंपनी की इनकम माना जाएगा और वो एज ए चार्ज किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर दैट रेसिपिएंट कंपनी. So such amount shall be chargeable, as it has been mentioned in the last segment specifically, shall be chargeable to income tax in the hand of recipient company. So वो कंपनी के लिए उस केस में वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रीमियम अमाउंट है वो एक इनकम कंसिडर होगा और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसको चार्ज किया जाएगा. So these were the provisions related to forfeiture of advance money as well as related aspects or the other dimensions under specified segments of income from other sources. Then finally अगर हम बात करें इंटरेस्ट कंपोनेंट की, जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जब हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली इसके बारे में हम जब बोलते हैं तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कुड बी इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ for any money which is being issued by local authority like municipal corporation and so on, or any company or corporation which is established by any act, for example your university, for example local authority, a panchayat samiti and so on.
सो अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसको हम इन कैटेगरीज में फॉल आउट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ विच आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट इटसेल्फ, देन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय अ लोकल अथॉरिटी, देन दीज बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विच आर इशूड बाय कंपनीज, एंड देन डिबेंचर्स और बॉन्ड विच आर इशूड बाय एनी कॉरपोरेशन विच इज इन फॉर्म्ड अंडर एनी एक्ट बाय द parliament or state or any provincial legislature and so on. So इसमें आ जाते हैं autonomous corporations like IIT, IIM, universities or any such statutory corporations or warehousing corporation and so on. सो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं जब वो आपको रिसिप्ट हुए हैं, ड्यू बेसिस पे नहीं। अगर असेसी मेंटेन कर रहा है बुक्स कैश सिस्टम पे, और ड्यू बेसिस पे ये कंसीडर होंगे कब, अगर अकाउंट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम पे, दैट इज ड्यू सिस्टम पे। जब कैश सिस्टम पे वो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई, तो कैश सिस्टम का मतलब भी वही है रिसिप्ट बेसिस। सो उस केस में रिसिप्ट बेसिस कंसीडर होगा, अगर मर्केंटाइल सिस्टम यूज हो रहा है तो ड्यू बेसिस पे कंसीडर होगा। और अगर कोई इंटरेस्ट एक्रू हो गया तो उस केस में प्रोविजन कैसे स्पेसिफाइड होगी। फॉर एग्जांपल एन इलस्ट्रेशन हैज़ बीन गिवन दैट सम मिस्टर एक्स ही परचेजेज 7% सिक्योरिटीज अमाउंटिंग टू ₹20,000 स्पेसिफाइड ड्यू डेट ऑन March 1 and September 1 on which such interest is to be paid. So उस केस में say they purchases it on February 25th 2019 और उन्होंने मार्च 2 को वो बेच दी आफ्टर अराउंड अ स्पैन ऑफ 1 week ओनली। सो ही और शी विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑफ 6 months। सो उसने 2 मार्च को बेची और 25 फेब को खरीदी थी, बट जो इंटरेस्ट पेमेंट की ड्यू डेट है वो कौन सी ड्यू है, March 1। सो ये जो March 1 है ये इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल कर रहा है जब उसने वो सिक्योरिटी होल्ड करके रखी। सो दैट पर्सन, दैट होल्डर, दैट परचेजर will be entitled for interest of exact 6 months amount that will accompany such security from last September until this March 1 that he is holding upon. सो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 20,000 अमाउंट है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। सो डिवाइडेड बाय 100 दैट इज अमाउंट टू बी ₹700। सो दिस इज नॉट रेलिवेंट एनी हाउ इन दिस केस दैट उसने जो सिक्योरिटीज़ हैं, उसने ये जो सिक्योरिटी होल्ड की वो सिर्फ 6 दिन के लिए होल्ड की। क्यों? क्योंकि उसने 25 फेब को वो सिक्योरिटी बाय की थी और 2 मार्च को वो बेच दी। ठीक है, 6 दिन के लिए होल्ड की। हो सकता है उस पिछले होल्डर जिससे इसने खरीदी उसने 5 महीने पूरे एग्जैक्ट होल्ड करके रखी हो, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट इन दिस केस। क्यों? क्योंकि 1 मार्च को इंटरेस्ट मिलना था और उस दौरान जो है वो सिक्योरिटी इसके पास थी। सो इट इज़ बेसिकली a holder that is going to gain the benefit of such interest component. सो बियर इंस्ट्रूमेंट जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरीके से उस दिन ही वॉज होल्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ही वॉज द बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो irrespective of the fact that he holds it for 5 days or 6 days, these securities only, interest amount shall be credited to him, shall become due to this particular person। और उसको ही वो 700 रुपये अपने इनकम में एडजस्ट करने हैं और उन पे टैक्स देना होगा। एनी हाउ इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन हिज पर्सनल स्पेसिफाइड इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट ईयर। In this case it will be 2018 and 2019. So this is the related provisions as far as interest on securities component is concerned. इसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ग्रॉसिंग अप करते हैं। जैसे कि हमने बात किया इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी ग्रॉसिंग अप करेंगे। उस केस में क्या है, अगर नेट इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस पहले से ही डिडक्ट हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल आपने एफडीआर करवाई और आपको टीडीएस डिडक्ट होके आपके अकाउंट में बाकी इंटरेस्ट अमाउंट मिला। सो आप जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में शो करोगे इनकम, वो सिर्फ वो अमाउंट शो नहीं करोगे जो एक्चुअल आपके हैंड में आ रहा है, वो एक सिर्फ नेट इंटरेस्ट है। जबकि आपको जो मिल रहा है वो टीडीएस अमाउंट जो कटा है वो भी एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट ही था आपका, बट ड्यू टू लीगल प्रोविजंस वो आपको रिसीव नहीं हुआ।
सो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ग्रॉसिंग अप करते हैं. ग्रॉसिंग अप इज टू बी डन. हाउ इट इज टू बी डन? जस्ट लाइक वी डिड इट फॉर कैजुअल इनकम्स लाइक लॉटरीज विनिंग्स. नेट इंटरेस्ट अमाउंट जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो रेट ऑफ टीडीएस होगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी या पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ आइटम कंसर्न्ड. सो किन केसेस में ग्रॉसिंग अप हम करते हैं? बेसिकली 7.75% जो सेविंग बॉन्ड्स इशू किए गए हों, अगर इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हो, कोई सिक्योरिटीज स्टैचुटरी कॉरपोरेशन ने या लोकल अथॉरिटी ने या किसी भी कंपनी ने इशू की है, तो उन केसेस में अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो हम हमेशा ग्रॉसिंग अप करके उस इनकम को ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी की इनकम में. डिडक्शन हालांकि इंटरेस्ट इनकम के कंसर्न में अलाउड हैं. कौन कौन सी? कोई कलेक्शन चार्जेस स्पेंड किए, इंटरेस्ट था कोई लोन पे वो किया, या कोई और पर एक्सपेंडिचर किया हो, बट वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए. और टीडीएस अमाउंट की अगर हम बात करें, सेक्शन 193 और 194 एंड सो ऑन, ये टीडीएस प्रोविजन से डील करते हैं. सिक्योरिटीज़ पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसके लिए सेक्शन 193 एप्लीकेबल है, और इट मार्क्स अ ड्यूटी ऑफ एनी अथॉरिटी विच इज़ इशूइंग सच सिक्योरिटीज़ टू डिडक्ट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट विच इज़ पेएबल on all literal type of security except for 1/4 part of national defense bonds, national development bonds, NSE debentures issued by notified institutions only, 7% gold bonds, sovereign bonds, securities which are issued by government concerns, or interest on term deposit with bank up to rupees say different amount that has been prescribed. जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अब 50,000 तक इंटरेस्ट इनकम हो चुकी है, दूसरों के लिए 40,000 तक. सो अगर उतना आपको टर्म इंटरेस्ट मिल रहा है एफडीआर्स पे तो वो एग्जम्प्ट है, उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट करना. अगर 50,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा. फर्दर मोर अगर हम डिबेंचर्स की भी बात करें तो डिबेंचर्स जो है वो उस केस में अगर तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इशू किए हैं और रेजिडेंट लोगों को ही, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. और अगर अमाउंट जो है वो 5,000 से ज़्यादा हो रहा है टोटल पे आउट का, तो उस केस में डिडक्ट करना पड़ेगा. अगर वो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू EFT NEFT या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नहीं किया और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ECS के थ्रू नहीं किया. तो फाइनली अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की ही बात करें तो इन कैटेगरीज ऑफ असेसेस के लिए एग्जम्प्ट है. लोकल अथॉरिटी, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव कर रही है उसके लिए एग्जम्प्ट है. कोई प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टीज हैं उनके लिए सुपरएन्युएशन फंड है उसके केस में एग्जम्प्ट है. साइंटिफिक एसोसिएशन अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, उसके केस में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है सिक्योरिटीज़ पे वो एग्जम्प्ट है. ट्रेड यूनियन के लिए एग्जम्प्ट है. देन पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन, उनके केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट ले रही हैं सिक्योरिटीज़ पे वो एग्जम्प्ट है. और NRI भी अगर उन्होंने 2000 से पहले वाली कोई सिक्योरिटी इशू की थी, उनकी टाइमलाइन थी, सो उन केसेस में भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वाज एग्जम्प्ट. सो दीज आर द बेसिक प्रोविजन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़. अब अगर हम बात करें सिक्योरिटीज़ की टाइप्स, कितनी टाइप्स की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बेसिकली दीज आर द ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ that may be found in existence, but not all these are in virtual existence as of now. इनमें से कुछ जैसे एग्जम्प्ट अमाउंट वाली हैं वो कम हो गई हैं, या टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ जो हैं वो तो अब बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी हैं सॉर्ट ऑफ. सो बेसिकली अगर हम बात करें एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उन केसेस में जो सिक्योरिटीज़ पे टैक्सेबल है ही नहीं, सो उनकी जो इनकम है उसको ग्रॉस टोटल इनकम में हम इंक्लूड ही नहीं करते. फॉर एग्जांपल इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? PFC के बॉन्ड्स आ गए, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के, नेशनल रिलीफ फंड्स एंड सो ऑन, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट्स सर्टिफिकेट्स भी आते थे एंड सो ऑन, अलग अलग कैटेगरीज के हैं. देन दूसरी कैटेगरीज हमारे पास हैं लेस टैक्स सिक्योरिटीज़. दीज आर मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट मे बी इन वर्चुअल एग्जिस्टेंस एज ऑफ नाउ. टीडीएस डिडक्ट होता है और जो असेसी है उसको जो टैक्स अमाउंट पे करना है वो ग्रॉस अमाउंट पे करना है, नेट अमाउंट पे नहीं करना. Then we have interest on components like special securities like Indra Vikas Patra, NSE, Kisan Vikas Patra and so on. So उन केस में जो इंटरेस्ट है वो accrued बैलेंस पे बेसिस पे डिसाइड होता है और एक्चुअल इंटरेस्ट जो पे होता है मैच्योरिटी पे होता है.
सो आपके अकोमुलेट होता रहता है इंटरेस्ट, और फाइनल मेच्योरिटी पे जब आपको उसको सरेंडर करते हो तो देन इट इज़ द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज बीइंग पेड टू कंसर्न परचेजर और बायर। एक और अलग कैटेगरी है जो कि अब वेग में नहीं है ज़्यादातर, बिकॉज दीज हैव लॉस्ट देयर फ्लेवर विद द पीपल और विद द entities concerned now. These are tax-free securities on which tax was supposed to be paid by government or issuer to the government only. ठीक है, जो इशू कर रही है कंपनी या कोई कॉरपोरेशन वही टैक्स पे करती थी ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। सो उनको बोलते थे टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़, आपको जो अमाउंट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना था। सो टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ भी होती थी, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय लोकल अथॉरिटीज़, कॉरपोरेशन, कंपनी इन एनी फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स एंड सो ऑन। सो अब जो है बेसिकली ये एग्जिस्टेंस में नहीं है।